हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल एंड कांसेप्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन आवर सेक्रेटरी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था आईसीडी के बारे में। आईसीडी क्या होता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया था। डब्ल्यूएचओ मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और उसके अंदर जो है एक चैप्टर आता था जिसका नाम है चैप्टर एफ। और चैप्टर एफ में जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया था। कितने तरीके के होते हैं, कितने पार्ट में होते हैं, जो कि जो है 0 से लेकर के 99 पार्ट में जो है बटा हुआ था। और उसके फंक्शन क्या होते हैं, उन सभी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? रिव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड देयर थ्योरी। अब यहां पे बोला रिव्यू क्यों? रिव्यू इसलिए क्योंकि हम लोगों ने पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से डिटेल के रूप में जो है साइकोलॉजी में पढ़ा था। पढ़ा ही नहीं था, मैंने पढ़ाया भी था इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो तुमको अगर समझ में नहीं आएगा तुम जाके वहां पर भी डिटेल से देख सकते हो पर्सनालिटी और उसके थ्योरी दोनों को। ओके, बल्कि आज जो है हम लोग इसको एक रिव्यू करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बट अच्छे तरीके से देखेंगे कि हाँ पर्सनालिटी क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके कुछ 3-4 थ्योरी को जो है हम लोग देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग बिना समय को गवाते हुए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले जो है एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर पर्सनालिटी का मतलब क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो यहां पे सबसे पहला बात बोला है कि ये वर्ड आया कहां से, पर्सनालिटी वर्ड आया कहां से। तो यहां पे कहा गया कि ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। कहां से हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है परसोना। क्या होता है मतलब? परसोना। परसोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। ये मुखौटा देख रहे हो, ये मुखौटा। और इसका मीनिंग होता है मास्क यूज्ड बाय द एक्टर, वो मास्क जो कि एक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। तो इंसान क्या है? इंसान एक एक्टर ही तो है, ये मानव जाति एक एक्टर ही तो है। हर एक इंसान का पर्सनालिटी सिचुएशन और इंसान के हिसाब से बदलता है। ओके, अब जैसे तुम ही हो तो तुम्हारा पर्सनालिटी जो है घर में अलग होता होगा, स्कूल में अलग होता होगा, कॉलेज में अलग होता होगा, दोस्तों के साथ अलग होता होगा, और गर्लफ्रेंड के साथ अलग होता होगा। ठीक है, तो तुम जिससे प्यार करते हो वहां पे पर्सनालिटी जो है बच्चे जैसा कर देते हो, स्कूल जाते हो तो अलग पर्सनालिटी कर देते हो, घर में हो तो अलग तरीके की पर्सनालिटी, तुम सीधा साधा सा बने रहते हो। तो इंसान का पर्सनालिटी जो है बदलते रहता है। ये क्या है? एक मुखौटा ही है। जहां जहां जाते हो वहां अलग अलग तरीके का मुखौटा जो है पहन लेते हो। दैट इज द पर्सोना। और पर्सोना से ही बना पर्सनालिटी। तो यहीं पे जो है एक वर्ड है ग्रीक वर्ड पर्सोना, और इसका मीनिंग होता है मुखौटा, जो कि एक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, ये सिंपल सा एक मीनिंग है। नेक्स्ट यहां पे आता है कंपोनेंट्स। तो यहां पर जो है पर्सनालिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स होता है बायोलॉजिकल, सेकेंड कंपोनेंट्स होता है इन्वायरमेंटल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जेनेटिक स्टडीज सजेस्ट पर्सनालिटी हैज हेरिटेबल एलिमेंट्स। जब जेनेटिक स्टडीज किया गया तो यहां पर जो है पर्सनालिटी को हेरिटेबल एलिमेंट्स के रूप में देखा गया। अब हेरिटेबल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? वैसे गुण जो तुम्हारे माता पिता से आते हैं। ओके, जैसे कि जो है तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारा लुक, तुम्हारा आंखों का स्टाइल, तुम्हारे लिप्स का स्टाइल, ठीक है, तुम्हारे बालों का स्टाइल, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं हेरिटेबल एलिमेंट, जो कि जो है हमें जीन से मिलते हैं, हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है इन्वायरमेंटल का, तो इट आल्सो हैज लर्न कंपोनेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग। लेकिन ये जो है एक लर्न कंपोनेंट्स भी होता है, जो कि सराउंडिंग से जो है हमें क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। अब तुम जो है कोई स्किल सीखते हो, तुम बॉडी बनाते हो, तुम मसल्स गेन करते हो, तुम जो है पढ़ने में तेज होते हो, तुम अलग अलग तरीके से तेज होते हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस जो है बहुत हाई होता है। ये क्या होता है? ये सराउंडिंग के कारण होता है कि तुम कहां पे रह रहे हो और किस चीज को सीख रहे हो। अब एक बच्चा सरकारी स्कूल में जाके पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो है आईसीएसई में जाके पढ़ रहा है, एक बच्चा सीबीएसई में जाके पढ़ रहा है। तो यहाँ पे तीनों बच्चे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा, क्योंकि सबको सराउंडिंग अलग मिल रहा है, अलग टीचर मिल रहे हैं, अलग इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो इस हिसाब से जो है उसका डेवलपमेंट भी जो है अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है और बायोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है वो कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग। तो यहाँ पे मीनिंग जो है इनिशियली में, शुरुआत में रेफर किया गया तो आउटर अपीयरेंस। सबसे पहले क्या बोला जाता था कि पर्सनालिटी को आउटर अपीयरेंस के रूप में जाता था, कि किस तरीके से इंसान दिखता है, चलता किस तरीके से है, बैठता किस तरीके से है, बोलता किस तरीके से, किस तरीके से बालें बनाता है, किस तरीके से कपड़ा पहनता है। तो वो जो है सिर्फ आउटर अपीयरेंस के रूप में जो है पर्सनालिटी को देखा जाता था। लेकिन नाउ सीन एज ए टोटल क्वालिटी ऑफ पर्सन। लेकिन आज जो है इंसान के टोटल क्वालिटीज को जो है देखा जाता है पर्सनालिटी में, इंक्लूडिंग थॉट,
वो किस तरीके से सोचता है, एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड किस तरीके से है, इंटरेस्ट क्या क्या चीजों में है, उसका बिहेवियर क्या है, अच्छा बिहेवियर का पर्सन है या फिर खराब बिहेवियर का पर्सन है, ये सारे पर्सनालिटी में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो पर्सनालिटी इज इंडिविजुअल ट्रेट, पर्सनालिटी क्या है, एक इंडिविजुअल का गुण है, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन, जो कि जो है बहुत सारे सिचुएशन पर जो है डिपेंड करता है और बहुत सारे सिचुएशन जो है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो इन सारे सिचुएशन को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर कौन कौन से बायोलॉजिकल सिचुएशन, कौन कौन से इन्वायरमेंटल सिचुएशन जो है इंसान को बदलते हैं और यहां जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि इंसान का जो है पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज होता है। ओके, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमें एक बार डेफिनेशन देखना है, किसका, पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या यहां पे होगा, तो यहां पे कहा गया कि पर्सनालिटी रेफर टू द डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न, क्या है, डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन। क्या कह रहा है, बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन दैट डिफाइन हाउ इंडिविजुअल रिलेट टू देमसेल्फ एंड देयर एनवायरनमेंट। तो यहां पे बहुत सिंपल सा मीनिंग है, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1987 में दिया था। क्या दिया था कि पर्सनालिटी जो है वो रेफर करता है, क्या रेफर करता है, डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न, एक इंसान का डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न, वो किस तरीके से बिहेवियर करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, अच्छे से करता है, बुरे से करता है या बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसका थॉट कैसा है, पॉजिटिव थॉट है, निगेटिव थॉट है, वो सबके बारे में निगेटिव निगेटिव बातें करता है या फिर जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, एंड इमोशन, उसका इमोशन क्या है, तुरंत रो जाता है क्या, या फिर कभी नहीं रोता है, हमेशा हैप्पी रहता है, नटखट है, क्या है वो, है ना। ये सभी जो है एक इनग्रेन्ड पैटर्न है एक इंसान का, और वो किस तरीके से पैटर्न में चल रहा है। ओके, दैट इज द पर्सनालिटी। और क्या डिफाइन करता है कि हाउ इंडिविजुअल रिलेट टू देमसेल्फ, किस तरीके से जो है वो पार्टिकुलर इंडिविजुअल, पार्टिकुलर इंसान खुद को और इन्वायरमेंट को जो है रिलेट करवाता है, दोनों में किस तरीके से डिफरेंसेस करता है, अगर किस तरीके से सिचुएशन आता है तो इंसान जो है किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, इन सभी को देख करके बोला जाता है कि ये इंसान का पर्सनालिटी है। ओके, ये सिर्फ जो है चेहरा नहीं देखना है, सिर्फ जो है उसके पहनने का स्टाइल नहीं देखना है, बल्कि हमें सब कुछ देखना है, चाहे वो बिहेवियर हो, थॉट्स हो एंड इमोशंस हो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे शुरू करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, असर डालता है। ओके, तो सबसे पहले यहां पे बोला गया बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में, तो हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर जो है यहां पे आते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे पहले बोला गया हेरेडिटी। हेरेडिटी का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे माता पिता से जीन मिलते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स जो है तुम्हारे पूर्वजों से तुम में आया है, तो वहीं से जो है तुम्हारा पर्सनालिटी जो है थोड़ा थोड़ा जो है आगे बढ़ता है। तो यहां पे कह रहा है कि पर्सनालिटी ट्रेट इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस एज कंसेप्शन, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट जो है इन्फ्लुएंस होता है तुम्हारे जेनेटिक इनहेरिटेंस से। अब तुम्हारे माता पिता ही बौना है तो तुम भी बौना होंगे, तो तुम्हारा पर्सनालिटी क्या होगा, बौने वाला होगा। अगर तुम्हारे माता पिता जो है बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं तो तुम भी जो है हट्टे कट्टे होगे, ये भी जो है अलग पर्सनालिटी शो करेगा। गोरे हैं तो तुम भी गोरे होगे, काले हैं तो तुम भी काले होगे। तो तुम्हारा पर्सनालिटी जो है जेनेटिक से भी जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट यहां पे बोला गया है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, हाइट, वेट, आई कलर एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। बिहेवियरल ट्रेट्स में क्या होता है, इंसान का इंटेलिजेंस, इंसान का टेम्परामेंट। इंटेलिजेंस का मतलब समझ रहे हो, इंसान का आईक्यू कितना तेज है वो। टेम्परामेंट का मतलब होता है क्या गुस्सा करता है, शांत स्वभाव का है, गुस्सेल स्वभाव का है, दैट इज अ टेम्परामेंट। एंड लिंक टू हेरिडिटी, ये जो है हेरिडिटी से लिंक होता है कि इंसान का स्वभाव कैसा होगा और इंसान का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, ये जो है हेरिडिटी से आता है, दैट इज द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, सेकेंड यहां पे जो देखने को मिलता है वो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे ग्लैंड्स पे भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पर्सनालिटी को। जैसे अगर थायराइड ग्लैंड का बात करते हैं, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, सारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। अगर ये अंडर एक्टिव है, मतलब जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मेंटल डलनेस एंड फैटिग। इंसान जो है पूरा थका थका सा रहेगा, उसका दिमाग जो है सही से काम नहीं करेगा, पूरा बोलेगा सुस्तीपन छाया हुआ रहेगा, इस तरीके का इंसान हो जाता है। लेकिन वही अगर थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव होता है, बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, तो हाइपर एक्टिविटी, बहुत जो है काम कर रहा है इंसान, एकदम पूरा मेहनत कर रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, जिम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो यहां पे ओवर एक्टिव हो जाता है, तो हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो थायराइड ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म अगर सही तरीके से रेगुलेट हो रहा है, तो वहां पर भी इंसान का पर्सनालिटी चेंज होता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? कंट्रोल करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, अफेक्टिंग नर्वस एक्साइटेबिलिटी। अगर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो क्या क्या लगता है तुम्हारा? बॉडी का फंक्शन सही रहेगा, मसल सही तरीके से काम करेगा, नर्वस एक्साइटेबिलिटी सही तरीके से काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से सोचेगा, क्लियर सोचेगा, तुरंत रिएक्ट करेगा हर एक चीजों पे। तो इस तरीके से जो है पाराथायरॉयड ग्लैंड भी जो है हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। और अदर ग्लैंड्स जैसे हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एडर्नल ग्लैंड्स, गोनेड्स, है ना, सेक्स हार्मोन, ये सारे जो है इफेक्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इमोशन एंड बिहेवियर। ये सारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, एडर्नल ग्लैंड हो गए, हमारे गोनेड्स हो गए। गोनेड्स मतलब क्या हो गया? या तो लड़की का ओवेरी हो गया, या फिर जो है बॉय से क्या हो गया? क्या टेस्टिस हो गया। ये सारे गोनेड्स होते हैं और ये जो है यहां से हार्मोन सेक्रेट होता है और ये हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग देखने वाले हैं वो नेक्स्ट फैक्टर का नाम है फिजिक। फिजिक क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस और इंपैक्ट पर्सनालिटी परसेप्शन। एक इंसान का फिजिक कैसा है, उसका बॉडी कैसा है, वो मस्कुलर है क्या, फैटी है क्या, बहुत स्किनी है क्या, या फिर हट्टा कट्टा बॉडी वाला है ना, ये डिपेंड करवाता है कि इंसान का पर्सनालिटी किस तरीके से होगा। तो यहां पे कह रहा है कि अगर इंसान स्ट्रोंग है, हेल्दी इंडिविजुअल है और ऑफन व्यूड एज कॉन्फिडेंट। अगर इंसान जो है बहुत स्ट्रोंग है, मस्कुलर है, तो उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देखा जाता है, भले वो हो या फिर ना हो। ठीक है, उसका पर्सनालिटी उसी तरीके से बन जाता है। लेकिन अगर एक इंसान स्मॉल होता है, वीक इंडिविजुअल होता है, तो मे बी अंडर एस्टिमेटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी। तो उसको जो है अंडर एस्टिमेट करके देखा जाता है, भले उसके पास पावर हो, भले वो अपने पॉकेट में कट्टा लेके घूम रहा हो, बंदूक लेके घूम रहा हो, लेकिन उस पर्सन का पर्सनालिटी इस तरीके से बन जाता है कि लोग उसको अंडर एस्टिमेट के रूप में देखते हैं, या फिर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, मतलब वो इंसान के पास एबिलिटीज नहीं है, इस तरीके से देखते हैं। ओके, तो यहां पे इंसान के फिजिक्स भी जो है इंसान के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है, दैट इज आल्सो ए फैक्टर्स। नेक्स्ट जो फैक्टर देखने को मिलता है वो है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम किस तरीके से इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले यहां पे बोल रहा है कि बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ओके, तो इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से लोगों से बात करेगा, वो किस तरीके से चीजों को हैंडल करेगा, दैट्स ऑल आर द बिहेवियर। तो इंसान का जो बिहेवियर है वो इंसान के ब्रेन से और इंसान के नर्वस सिस्टम से ही जो है रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। ओके, तो यहां पे नर्वस सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। द ब्रेन इंटरप्ट सेंसरी सिग्नल इन्फ्लुएंसिंग रिस्पॉन्सेस एंड एक्शन। ब्रेन क्या करता है? हमारे सेंसरी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है, और इन्फ्लुएंस करता है रिस्पॉन्सेस को एंड एक्शन को। मान लेते हैं हम कोई चीज को देखें, तो कुछ चीज को देखने के बाद किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किए, उससे हमको डर लगा क्या, उससे हमको जो है प्यार हुआ क्या, क्या लगा, उसी के हिसाब से हमारे बॉडी में क्या होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसी के हिसाब से हम लोग परसेप्शन करेंगे और उसी के हिसाब से जो हमारा रिस्पॉन्स भी होगा और एक्शन भी होगा। तो हमारा ब्रेन जो है किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करता है वो हमारे पर्सनालिटी को जो है इफेक्ट करता है। ओके, तो यहां पे नर्वस सिस्टम भी जो है एक फैक्टर हो जाता है, जो कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। ओके, अब नेक्स्ट जो यहां पे देखने को मिलता है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो है हम लोगों ने देख लिया, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर का बात करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट आता है फैमिली। अब भाई फैमिली क्या करता है? तो यहां पे फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है इंसान के पर्सनालिटी को बनाने में। इंसान का पर्सनालिटी कैसा है, इट्स डिपेंड ऑन देयर फैमिली। तो यहां पे कह रहा है कि फैमिली एनवायरमेंट प्ले मेजर रोल ऑफ शेपिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को शेप करने में फैमिली का मेजर रोल होता है। क्या होता है? मेजर रोल, सबसे बड़ा रोल। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंडली एंड टॉलरेंट पेरेंट्स, अगर तुम्हारे पेरेंट्स, अगर किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, दोस्ती की तरह बात करते हैं, सब कुछ समझते हैं, एंड द टॉलरेंट पेरेंट्स होते हैं कि कुछ सह सकते हैं, तो वहां पे जो बच्चे होते हैं वो डेवलप होते हैं किस तरीके से? इमोशनली स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन। वहां पर जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, हर चीज को सहते हैं, इमोशन जो है उसका स्टेबल होता है, और जो कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन की तरह जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट करते हैं। ओके, लेकिन वहीं पर जो है अगर उसके पेरेंट्स जो है डोमिनरिंग होंगे एंड ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, मतलब जो है हमेशा उसको चिल्ला चिल्ला ये करो, ऐसे करो, इस तरीके से नहीं होता है, तुमको ये बात सुनना पड़ेगा, या फिर ओवर प्रोटेक्टिव होते उसको बचाते, नहीं नहीं तुमको बाहर नहीं जाना है बउआ, तुमको इधर नहीं जाना है, उधर नहीं करना है, तुमको अकेले नहीं घूमना है। ओवर प्रोटेक्टिव करते हैं बच्चे को। ओवर प्रोटेक्टिव का मतलब होता है ओवर केयर करते हैं। तो यहां पे इसके कारण क्या होता है? लीड करता है
डिपेंडेंट, शाय और इमोशनली अनस्टेबल चिल्ड्रन। तो यहां पर बच्चे जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पे, वो खुद से एक्शन नहीं ले पाते हैं। शाय का मतलब था शर्मीला हो जाना, एंड इमोशनली अनस्टेबल चिल्ड्रन मतलब जो है वो इमोशनली रूप से जो है अनस्टेबल होता है, कभी भी रो देंगे, थोड़ा सा मार देगा तो तुरंत जो है रो जाएगा। इस तरीके से हो जाते हैं बच्चे अगर जो है उसको ओवर प्रोटेक्ट किया जाए तो एक पार्टिकुलर समय पर जो है पेरेंट्स को अपने बच्चे का हाथ छोड़ देना चाहिए, उसको अपने दुनिया में जाने को बोलना चाहिए कि जाओ तुम जाके खुद से एक्सपीरियंस गेन करो और अपने अंदर जो क्वालिटी को लाओ। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर क्या होता है? जो एक एल्डेस्ट होता है, जो बड़े होता है, वो ऑफन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो बड़े लोग हो जाते हैं, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो रियली रूप से देखा जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होने लगते हैं एंड इंडिपेंडेंट भी होने लगते हैं। और जो यंगेस्ट होता है, जो मतलब अभी अभी जवान हुआ है, मतलब 15 साल का हुआ है, तो मे भी पेम्पर्ड और स्पॉइल्ड। ये क्या होता है? पेम्पर्ड होता है, मतलब कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मेरे को ये चाहिए, वो किसी तरीके का सिचुएशन को नहीं समझता है। और स्पॉइल्ड होता है, थोड़ा गंदा टाइप का होता है। और नेक्स्ट जो ओनली चाइल्ड होता है, वो टेंड्स टू बी ओवर इंडल्ज होते हैं, मतलब ये जो बच्चे होते हैं ये जो है पूरा लाड़ प्यार में जो है डूबे हुए रहते हैं। तो यहां पर जो है हम लोगों ने देखा फैमिली वो किस तरीके से जो है इंसान के पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है और किस तरीके से एक मेजर रोल होता है इंसान के पर्सनालिटी को बनाने में। ओके, अब जो नेक्स्ट फैक्टर यहां पे देखने को मिलता है वो है स्कूल। स्कूल का भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है इंसान के पर्सनालिटी को बनाने में या फिर बिगाड़ने में, क्योंकि ज्यादातर टाइम जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में ही रहते हैं। तो स्कूल प्ले एक की रोल, ये की रोल का काम करता है एज ए पर्सनालिटी फॉर्मेशन, एक इंसान के पर्सनालिटी को फॉर्मेशन करने में। अगर हम लोग फैक्टर का बात करते हैं तो पहला फैक्टर होता है फ्रेंडशिप एंड पीयर इंटरेक्शन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जिससे दोस्ती करेंगे, जिस ग्रुप में रहेंगे, उसी से तो सब चीज सीखेंगे। या फिर उसका पीयर इंटरेक्शन कैसा, उसके साथ रहने वाले जो बच्चे हैं उसका इंटरेक्शन किस तरीके से है, क्या वो जो है पूरा पढ़ाई करते हैं, क्या वो जो है जिम जाते हैं, और क्या वो जो है बैठे सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। तो जिस तरीके से ग्रुप में रहेगा वो उसी तरीके से सीखेगा, उसी तरीके से उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट होता है करिकुलम क्वालिटी। जो तुम्हारे स्कूल से उसमें कौन कौन से करिकुलम क्वालिटीज हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या होता है। तुम्हारे स्कूल में क्या ड्रामा होता है, क्या प्रैक्टिकल होता है, क्या प्रोजेक्ट होता है, क्या डांस होता है। तो अगर इस तरीके से जो है करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, और उसके हिसाब से जो है उनका क्या होता है, माइंड बढ़ता है, उनका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ओके, वैसे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं वो बाद में क्या होता है, भोंदू टाइप के हो जाते हैं। मतलब जो है बस उसको पढ़ना आता है और कुछ नहीं आता है। इंसान में क्या किया, लाइफ में क्या किया, तो लाइफ में सिर्फ पढ़ाई किया, और क्या क्या, डांस किया नहीं किया, स्विमिंग सीखा नहीं किया, बॉडी बनाया नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड बनाया नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, क्या किया, सिर्फ पढ़ाई किया। तो वैसे बच्चे का पर्सनालिटी जो है थोड़ा भोंदू टाइप का हो जाता है। इसलिए जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट जो है क्या सपोर्टिव है, एंड फोस्टर इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम जो करना चाहते हो वहां पे आके बोलता है नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको सिखाऊंगा, अगर नहीं होता है तो मैं सिखाऊंगा, तो ये जो है एक इंसान को फोस्टर करता है इमोशनल स्टेबल होने के लिए और अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए। सिर्फ बाहर का सपोर्ट ही मिल जाए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो इंसान बहुत अच्छे तरीके से जो है परफॉर्मेंस देता है। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे आता है नेक्स्ट फैक्टर वो है टीचर का। टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक टीचर होता है एकदम गुस्सेल वाला, एक टीचर होता है प्यार से दोस्ती की तरह बात करने वाला। तो टीचर जो होता है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। किस तरीके से, तो पहला अगर हम लोग देखें इंकरेजिंग टीचर, वैसा टीचर जो इंकरेज करता है कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे होएगा, तुम ही हो जो सबसे बड़े हो, तुमसे हो सकता है। तो ऐसे टीचर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है एंड सोशल स्किल जो है इस तरीके से बहुत हाई हो जाता है। वो अपने आप में काम करता है, बच्चा उसको लगता है कि नहीं मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है, मेरा टीचर मेरा तारीफ कर रहा है। ओके, लेकिन अगर वैसे बच्चे हैं, वैसे टीचर हैं जो हरास करता है बच्चे को एंड प्रेजुडिस टीचर होते हैं, मतलब तुमसे नहीं होगा भाई, तुम मतलब अभी तक तुमसे कुछ नहीं हुआ है, तुम आगे जाके क्या ही कर लोगे, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से बोलने वाले टीचर क्या करते हैं, बच्चे के सेल्फ एस्टीम को डाउन करते हैं, ठीक है, लोअर करता है सेल्फ एस्टीम को एंड कॉन्फिडेंस को भी जो है क्या कर सकता है, लोअर कर देता है। मतलब उसको लगता है कि यार टीचर ही बोल रहा है कि मतलब मेरे साथ नहीं होगा, इसको ही लगता है ये इतना पढ़ा लिखा है फिर भी जो ये मेरे को जो है वो डाउन करवा रहा है, तो वहां पर बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम टूट जाता है। ठीक है, वो नए नए स्किल को नहीं सीख पाता है या फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में।
ओके, नेक्स्ट यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है पीयर ग्रुप। जैसा कि हम लोग बोल चुके थे, तो पीयर ग्रुप में क्या होता है, जिसके साथ तुम रहते हो, स्कूल का बात नहीं कर रहा है, सोसाइटी में भी तुम जिसके साथ रहते हो वो भी डिपेंड करवाता है कि तुम किस तरीके के बनोगे। तो पीयर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सोशल स्किल, तुम्हारा सोशल स्किल कैसा होगा एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होगा। अगर एक बच्चा है जो निगेटिवली सोच रहा है, तो मतलब वो ऐसे ग्रुप में रह रहा है जहां के बच्चे जो है पूरा जो है वो लोअर कॉन्फिडेंस वाले हैं, उसको लगता है कि यार मेरे जिंदगी में क्या ही होगा, मतलब सब कुछ बेकार चल रहा है यार, ये दुनिया ही खराब है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, दारू पी रहा है, सुट्टा पी रहा है, इस तरीके से ग्रुप में रहेगा तो वो क्या सीखेगा, उसका पर्सनालिटी उसी तरीके से डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अगर वो अच्छे ग्रुप में रहता है तो अच्छे अच्छे चीजें भी जो है सीख सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि थ्रू पीयर इंटरेक्शन चिल्ड्रन लर्न। अगर जो है पीयर इंटरेक्शन होता है तो क्या बच्चे सीखते हैं, पहला सीखते हैं कोऑपरेशन, किस तरीके से एक दूसरे का साथ देना है, शेयरिंग किस तरीके से करना है, इंपेथी किस तरीके से करना है, एक दूसरे को सपोर्ट किस तरीके से करना है, कोई अगर प्रॉब्लम में आ जाता है उसको सपोर्ट करना है ना। नेक्स्ट अगर जो है निगेटिवली चीज का बात करें तो एग्रेशन, गुस्सा, अगर दूसरे लोग गुस्सा करके दूसरे को मारते हैं उसको लगता है कि ये तो कूल है, तो कुल के चक्कर में वो भी दूसरे को मारना शुरू करता है, गुस्सा करना शुरू करता है, एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है यहाँ पे बच्चे सीख जाते हैं। तो ये पीयर ग्रुप होता है कि किस तरीके के ग्रुप में जो है इंसान रहता है, इंडिविजुअल रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर्स आता है वो है सिबलिंग रिलेशनशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप जो है तुम्हारे भाई और बहनों के साथ कैसा है। अगर अच्छा है तो अच्छा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, अगर बुरा है तो बुरा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। तो यहां पे बोल रहा है अदर ओल्डर सिबलिंग जो होते हैं, ओल्डर सिबलिंग का मतलब क्या होता है, टीच एंड गाइड यंगर वंस, ठीक है। जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, भैया होते हैं, दीदी होते हैं, वो अगर जो है अपने छोटे को सिखाता है, गाइड करता कि नहीं तुमको इस तरीके से चलना है, ये रास्ता गलत है, तुमको सही रास्ते में जाके चलना है, तो अगर ऐसा रहता है तो बच्चे का स्वभाव जो है बदलता है, वो सही राह पे चलता है। लेकिन अगर एक ऐसा सिबलिंग मिल जाए जो कि राइवलरी है, फेवरेटिज्म है, मतलब जब वो हमेशा बात बात में तुमको डांट रहा है, यही होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो तुमको ये करना पड़ेगा, या फिर जब फेवरेटिज्म होता है ना, ये मेरा फेवरेट है, तुम इसको नहीं छूओगे, इस तरीके से चीजें अगर चलती है तो ये लीड करता है क्या चीज, जिलेसी के माध्यम से, लो सेल्फ एस्टीम एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो बच्चे में जो है, जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, वहां पर जेलसी का भाव आ जाएगा, जलना शुरू कर देगा तुमसे, लो सेल्फ एस्टीम होगा, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस को डाउन करवा देगा, एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम हमेशा जो है इंफीरियर समझोगे कि यार मैं तो इंफीरियर, मेरा घर में कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी डांट देता है, मम्मी भी डांट रही है, पापा भी डांट रहा है, बड़े भाई बहन भी डांट रहे हैं, तो अपने अंदर जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि होता है सिबलिंग रिलेशनशिप, ये भी हमारे पर्सनालिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमको देखने को मिलता है 6 नंबर का, वो है मास मीडिया। टेलीविजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है, तो फिल्म्स, टीवी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आजकल तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंसान के पर्सनालिटी को, वो मास मीडिया ही कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, यहाँ पे जो है कोई कोई छपड़ी को देख रहे हैं और उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। जो रियल हीरो है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जो फालतू का हीरो है वहां से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, यहां से हमको नहीं सीखना है कि इस तरीके से बनना है, तो बनना क्या है इंसान को, सलमान खान बनना है, ठीक है। तो यहां पे मास मीडिया से फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं इंसान के एटीट्यूड को एंड बिहेवियर को, ठीक है। पॉजिटिव का अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव में क्या होगा, प्रमोट करेगा अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अगर पॉजिटिवली तरीके से इसका देखा जाए तो टीवी जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रमोट करता है अवेयरनेस को, अपने बारे में, एजुकेशन के बारे में, हर एक चीज को प्रमोट करता है। लेकिन अगर निगेटिव के बारे में देखें तो कैन इनकरेज एग्रेशन और अनरियलिस्टिक आइडियल थ्रू मॉडलिंग एंड लिमिटेशन। ओके, अगर हम लोग निगेटिव चीज के बारे में बात करें तो ये इनकरेज करता है, क्या इनकरेज करता है, एग्रेशन के बारे में। अब फिल्म में क्या देख रहे हैं, पूरा कुश्ती देख रहे हैं, मारपीट देख रहे हैं, गोली बंदूक चल रहा है, पूरा खून खराबा हो रहा है, तो यहां से क्या होता है, इंसान के अंदर एग्रेशन बढ़ता है। अनरियलिस्टिक आइडियल, जो आइडियल नहीं होना चाहिए उसको हम लोग आइडियल बना लेते हैं थ्रू मॉडलिंग एंड इमिटेशन, क्योंकि हमको लगता है कि ये बहुत कूल दिख रहा है, स्टाइलिश है, इस तरीके से हम उसको मॉडलिंग और इमिटेशन के माध्यम से जो है हम उसको आइडियल्स बना लेते हैं, और यहां पर जो है हमारा पर्सनालिटी जो है अलग तरीके से वर्क करना शुरू कर जाता है। ओके, तो मास मीडिया का बहुत 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 बड़ा रोल है आजकल के इंसान के पर्सनालिटी को शेप देने में। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे आता है वो है कल्चर। अब इंसान जिस जगह पे रह रहा है उस जगह का कल्चर कैसा है, तो कल्चर जो है इंसान के
शेप करते हैं क्या कि वैल्यू, इंसान के अंदर कौन से वैल्यू है, उसका बिलीफ क्या चीजों पे है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये जो है डिपेंड करता है इंसान के कल्चर पे। रिलीजन भी डिपेंड करवाता है। नेक्स्ट, अगर इंसान का इन्वायरमेंट जो ओपन कल्चर का है, सभी से बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो यहाँ पे मोर जेनरस एंड वार्मर होता है। मतलब जब भी वो इंसान कहीं भी जाएगा खुल के बातें करेगा, अच्छे से बातें करेगा, हाँ हेलो क्या हाल चाल है, ठीक है, इस तरीके से बातें करेगा। लेकिन अगर ऐसा कल्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि रिजर्व्ड कल्चर है, चीजों को छुपा के रखता है, दबा के रखता है, तुमको बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है, औरतों को बोला जाता है कि तुमको पर्दे में रहना, तो अगर इस तरीके से कल्चर होते हैं, रिजर्व्ड कल्चर, तो यहाँ पे जो इंसान होते हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, अपने अंदर ही खुश रहेंगे। एंड कॉशंस होते हैं, बहुत ज्यादा जो है सावधानी बरतते हैं कि नहीं 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 मेरे को ये नहीं करना है, ये नहीं करना, इस तरीके से करना है। तो ऐसे में जो रिवर्स कल्चर जो है इंसान के वो कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है। तो यहाँ पे सर्टेन कल्चर आर लिंक टू स्पेसिफिक एबनॉर्मल बिहेवियर, कुछ कल्चर हैं जो कि स्पेसिफिक एबनॉर्मल बिहेवियर से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ड्यू टू जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। किस कारण से, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण से जो है यहां पर जो है किसी के स्पेसिफिक एबनॉर्मल बिहेवियर भी जो है हमको देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ सर्टेन कल्चर से जो है लिंक्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्चर जो होते हैं वो भी एक फैक्टर बन जाता है इंसान के पर्सनालिटी को क्या करने में, डेवलपमेंट करने में। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने पर्सनालिटी को देखा, पर्सनालिटी के मीनिंग्स को देखा, और ऐसे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, ये फैक्टर जो है किस तरीके से जो है इंसान के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, इन सारे को हम लोगों ने एक एक करके देखा। और लास्ट में जो है अगर हम लोग कंक्लूजन का बात करें तो कंक्लूजन क्या देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ए कंप्लेक्स इंटरप्ले। क्या है, एक कंप्लेक्स इंटरप्ले है और बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर से हमारा पर्सनालिटी नहीं बनता है, जबकि बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर बोथ जब इंटरप्ले करते हैं तब जाके एक इंसान का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वाइल हेरिडिटी सेट द फाउंडेशन। ठीक है, जो हेरिडिटी है, जो हमारा जेनेटिक्स है, वो पर्सनालिटी के फाउंडेशन को बनाता है, बेसिक को बनाता है। वहीं जो है फैमिली, कल्चर और एक्सपीरियंस ये शेप करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स ओवर टाइम। समय के साथ जो है पर्सनालिटी के गुण को जो है वो शेप करता है कि इंसान का पर्सनालिटी किस तरीके से होगा। ओके, तो ये था हमारा कंक्लूजन पर्सनालिटी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे थ्योरीज हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे, लेकिन यहां पे हमको 3 या 4 थ्योरी को देखना है ताकि जो हम समझ पाए कि हाँ किस तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले बोला गया कि थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी रेफर टू ए फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल डेवलप देयर यूनिक पैटर्न। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या करता है, रेफर करता है, एक फ्रेमवर्क को रेफर करता है। फ्रेम मतलब किस तरीके से चीजें चल रही है, फ्रेम दर्शाता है जो एक्सप्लेन करता है हाउ इंडिविजुअल डेवलप देयर यूनिक पैटर्न। एक इंसान का जो है पार्टिकुलरली यूनिक पैटर्न या फिर थॉट्स या फिर फीलिंग्स या फिर बिहेवियर वो किस तरीके से डेवलप होता है ना, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे जो है इंसान का पर्सनालिटी बनता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि एक्सप्लोर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, और यहां पर जो कौन से फैक्टर हैं जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग थ्योरी देखेंगे। थ्योरी क्या बताएगा कि किस तरीके से इंसान का जो है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग एक एक करके सारे थ्योरी को देखने वाले हैं। आई थिंक 3 या 4 थ्योरी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, होते बहुत सारे थ्योरी हैं, ज्यादा थ्योरी को देखना है तो ऑलरेडी हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा चुका है, वहां जाके पार्टिकुलर एक जो है वीडियो मिलेगा तुमको थ्योरी जो पर्सनालिटी, उसको जाकर तुम लोग देखो, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट थ्योरी देखते हैं, उस थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिक थ्योरी। क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि दिया गया था सिगमंड फ्रूड के द्वारा। किसके द्वारा, सिगमंड फ्रूड के द्वारा। तो इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था अनकॉन्शियस प्रोसेस पे। इंसान ऐसे प्रोसेस करते हैं जो कि उसके कॉन्शियस में नहीं होता है। कॉन्शियस का मतलब क्या है, अभी हम जो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, दैट इज द कॉन्शियस, और हम वैसे चीजें कर रहे हैं जो कि अपने से हो जा रहा है, दैट इज द अनकॉन्शियस। ओके, अब क्या है कि जब हम लोग जो है शुरुआत में
साइकिल चलाना सीखते हैं। तो जब साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो हम लोग दोनों तरफ देखते हैं किधर साइकिल जा रहा है, उसका पहिया जो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगल बगल देखते हुए चलते हैं। उस समय हम लोग कॉन्शियस होते हैं क्योंकि हम लोग सीख रहे होते हैं। जब सीख जाते हैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमको देखने का जरूरत नहीं पड़ता कि पहिया किधर जा रहा है, साइकिल किधर से मुड़ रहा है, नहीं, हम लोग बस अगल बगल देख रहे होते हैं और पैडल खुद ब खुद चल रहा होता है और साइकिल अपने आप दौड़ रही होती है। ठीक है, तो डेट इज द अनकॉन्शियस, मतलब चीजें अपने आप होने लगे। तो यहां पे जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस के बारे में, जो चीजें अपने आप होती है, एंड साइकोडायनेमिक फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहां पे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, फिर यहां पे हम लोग देखें कि पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी के हिसाब से, मतलब सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से, जो इंसान का पर्सनालिटी होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन भागों में? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। क्या क्या? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या होता है? इड जो है ऑपरेट होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। प्लेजर प्रिंसिपल जहां पे होता है इंपल्सिव एंड इरेशनल। अब क्या होता है, देखो ये सब मैं तुमको पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। इड का मतलब होता है प्लेजर प्रिंसिपल। अब मेरे को कोई पार्टिकुलर चीज चाहिए तो चाहिए। ये पार्टिकुलर क्या होता है, बच्चों में देखा जाता है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मेरे को ये टॉय चाहिए तो चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस मूड में हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। यहां पे प्लेजर प्रिंसिपल काम करता है। इड यही है, प्लेजर प्रिंसिपल। अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरे को ये चीज चाहिए। ओके, तो ये होता है इंपल्सिव एंड इरेशनल। नेक्स्ट होता है ईगो। ईगो क्या करता है? ऑपरेट ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। ये जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करता है कि हाँ रियलिटी क्या चल रहा है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन सही है, सही है तो मैं मांगूंगा, सही नहीं है तो मैं नहीं मांगूंगा। ठीक है, आज जो है मैनेज कर लेता हूं, जब पैसे आ जाएंगे तो बाद में जाके खरीद लूंगा। तो ये जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको बोलते हैं ईगो। और मेंटेन करता है, बैलेंस करता है बिटवीन इड, सुपर ईगो एंड रियलिटी। रियलिटी, इड एंड सुपर ईगो के बीच में ये मेंटेन करके चलता है। कौन? ईगो। फिर नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? भाई ये मेरे अंदर ईगो है, मतलब अहंकार जिसको कहते हैं। कि ये सुपर ईगो क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है परफेक्शन प्रिंसिपल को। नहीं, मेरे को हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करना है, मेरे को भगवान बनना है। ठीक है, वो जो होता है परफेक्शन प्रिंसिपल, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकता, इस तरीके से परफेक्शन करता है। तो ये होता है मोरल कंपासेस, कंट्रोल इड इंपल्स। ठीक है, यहां पे जो है मोरल काम करता है कि मतलब मेरे को सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से रहना है, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, है ना। और यहां पर जो ये इड इंपल्सेस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर इड बोल रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए तो सुपर ईगो बोला नहीं, तुमको अच्छे तरीके से रहना, और ये इड को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो ना इड अच्छा है ना सुपर ईगो अच्छा है, सिर्फ ईगो अच्छा है। तो इंसान का पर्सनालिटी इस पर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है, इड, ईगो या फिर सुपर ईगो। इड ज्यादा है तो मतलब हमको हर एक चीज चाहिए तुरंत इंस्टेंट रूप में। ईगो बहुत ज्यादा है तो वो जो है वो सब चीज को मैनेज करके चलेगा। और सुपर ईगो बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रहेगा कि नहीं, मेरे को तो एकदम भगवान बनना है ना। तो इस तरीके से जो है इंसान का जो है पर्सनालिटी यहाँ पे चेंज होते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है की कंसेप्ट। अगर हम लोग की कंसेप्ट का बात करते हैं तो माल एडेप्टिव बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम द इनबैलेंसेस इन पर्सनालिटी। ठीक है, माल एडेप्टिव बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर जो कि बेकार हैं, जो कि तुम गलती से सीख गए हो, तुम्हारे अंदर आ गया है, वो रिजल्ट करता है इनबैलेंसेस इन पर्सनालिटी कंपोनेंट। तुम्हारे पर्सनालिटी कंपोनेंट्स को जो इनबैलेंस करता है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो एनवायरमेंटल हो, वहां पे तुम्हारा पर्सनालिटी जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और इसे पहले पढ़ा भी चुका है साइकोलॉजी में। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण होते हैं चीजों को भगाने का। तुम्हारे अगर टेंशन आ रही है तो टेंशन को खत्म करने के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि तुम्हारा दिमाग जानता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज होते हैं किस लिए? कोप विद एंजाइटी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर तुम्हारे अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अंदर अंदर लड़ाई कर रहे हो, ये करो या फिर ये करो, ये करो या फिर ये करूं, या फिर अंदर टेंशन चल रहा है, तो यहां पर डिफेंस मैकेनिज्म जो है काम करता है, ईगो आता है और सब चीज को मैनेज करके चला जाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है? अगर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज का बात करें, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज जो है पार्टिकुलरली रूप से तुमको पीडियाट्रिक में पढ़ने को मिलता है ना। तो एक बच्चे के बहुत सारे फेज होते हैं। फेज कौन से होते हैं? ओरल फेज, एनाल फेज, फेलिक फेज, लेटेंसी फेज, जेनाइटल स्टेजेस। ठीक है, ये जो है एक इंडिविजुअल का जो है फेज चला जाता है जहां पर जो अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज होते हैं। अब जैसे जो ओरल होता है, ओरल में क्या होता है? एक बच्चा जो हमेशा अंगूठा को चूसता रहेगा,
ओके, दैट इज द ओरल फेज। एनाल फेज में क्या होता है, एक बच्चे जो है अच्छे तरीके से एनाल को कंट्रोल करता है, मतलब अगर उसको पेशाब आ गया है तब पेशाब को रोक के रखेगा, सही जगह पे जाके पेशाब करेगा, सही जगह पे जा करके जो है वो पोटी करेगा, ये नहीं कि अपने बिछावन पर ही कर देगा। तो एक एनाल फेज होता है जहां पे इंसान जो है, एक बच्चे जो है अपने आप को कंट्रोल करता है, कहां पे, पेशाब के माध्यम से एनाल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट होता है फेलिक फेज। फेलिक फेज में क्या होता है, एक इंसान, एक बच्चे जो होते हैं वो जो है अपने सेक्सुअल ऑर्गन को समझना शुरू कर देते हैं, उससे खेलना शुरू कर देते हैं, मैस्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो उसको जो है ज्यादा मतलब नहीं होता है अपने सेक्सुअल ऑर्गन से, वो पूरे तरीके से खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसको इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन जब जेनाइटल स्टेज में एक इंसान आता है, इंडिविजुअल जो है जेनाइटल स्टेज में चला जाता है, तो वहां पर जो वो इंसान जो है अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो है उत्साहित होता है, वो सेक्स करना चाहता है। तो यहां पर जो इस तरीके से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज होते हैं, जहां पर जो अलग अलग तरीके से चीजें वर्क करती है। तो अगर इनइफेक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है ड्यूरिंग दिस स्टेज, अलग स्टेज में, जिस स्टेज में जो चीज होना चाहिए वहां पे वो चीजें नहीं हो रही है, तो यहां पर जो है पर्सनालिटी इशू हमको देखने को मिलेगा। ओके, लाइक जो है एक इंसान जो है जेनाइटल स्टेज में चला गया है, एक इंसान जो है जेनाइटल स्टेज में जाने के बाद उसका मन नहीं कर रहा है कि मेरे को सेक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरे को जो है पार्टिकुलर पार्टनर चाहिए, अगर उसको ऐसा नहीं लग रहा है, जरा सा भी नहीं लग रहा है, तो उसके पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट नहीं हुआ अच्छे तरीके से, या फिर जो उसके हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ओके, चाहे वो बायोलॉजिकल चीजें हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल चीजें हो, जो भी कंपोनेंट्स हो, यहां पर जो उसको जो है कुछ एबनॉर्मल चीजें जो है देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे पिक्चर देखते हैं जो कि हमें दर्शा रहा है ईगो, इड एंड सुपर ईगो, मतलब इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड का मतलब क्या होता है, प्लीजर, एक इंसान प्लीजर पे काम करता है, और यहां पे क्या कर रहा है, आई वांट टू डू दैट नाउ, मेरे को ये अभी करना है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी चीज हो, मेरे को ये करना है तो करना है। ईगो क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मे बी वी कैन कंप्रोमाइज, अगर हम लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो करेंगे, अगर सिचुएशन सही नहीं है तो हम लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और जो अगर सुपर ईगो का बात करें जो कि मोरलिटी पर बेस्ड होता है, इट्स नॉट राइट टू डू दैट, ये जो है सही नहीं है, इसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये मोरलिटी पर डिपेंड करता है, ईगो रियलिटी पर डिपेंड करता है, और इट जो है प्लेजर पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये जो है एक जो है डायग्राम था जो कि हम लोगों ने सोचा कि तुमको दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि सेकेंड थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दिया गया था इरिक इरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा, इरिक इरिक्सन के द्वारा। तो यहां पे इसका जो फोकस होता है इस थ्योरी का, यह है सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हाउ आउट द लाइफ स्पान। एक इंसान का सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस होता है, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है, वो थ्रू आउट द लाइफ स्पान होता है, पूरे जिंदगी भर जो है उसका पर्सनालिटी जो है इसी हिसाब से बनते रहता है, जिस जिस तरीके से जो उसका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से जो है इंसान का सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है होते रहता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे अगर हम लोग की कंसेप्ट का बात करते हैं, तो यहां पे कौन से की कंसेप्ट हैं, ये कह रहा है कि डेवलपमेंट अकर इन सिक्वेंशियल फेज, जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो अचानक से नहीं होते हैं, वो सिक्वेंशियल फेज में होते हैं, एंड ईच बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस वन, और एक बिल्डिंग जो है वो प्रीवियस वन पे बना होता है। पहले फर्स्ट फ्लोर बनता है, और फर्स्ट फ्लोर के बाद ही सेकंड फ्लोर बनता है। हम लोग जो है ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो ये जो है एक सिक्वेंशियल फेज पर जो है डेवलपमेंट इंसान का होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि ईच स्टेज रिप्रेजेंट ए क्राइसिस और टास्क विद पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम, और हर एक स्टेज जो है प्रेजेंट करता है क्राइसिस को एंड टास्क को, मतलब जो है तुमने जो काम किया, तुमने जो मेहनत किया, उसका जो है आउटकम क्या निकला, तुम किसी पार्टिकुलर चीज को किए और उसको करने के बाद अगर पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो तुम उसको रख लेते हो कि नहीं ये अच्छी चीज है, इसको मेरे को रखना चाहिए, मैं आगे जाके फिर से इसका यूज करूंगा और इससे जो है आउटकम को लूंगा, है ना। लेकिन अगर तुम जो पार्टिकुलर काम किए उसका निगेटिव आउटकम आया, तुमको अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो क्या तुम उस पार्टिकुलर काम को फिर से करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। और यहीं पर जो है इंसान का पर्सनालिटी जो है बनता है या फिर बिगड़ता है कि उसका आउटकम किस तरीके से आ रहा है।
ओके, तो यहां पर सिंपल सा मतलब है या इसका कहने का मतलब है कि इंसान का एक्सपीरियंस ही जो है इंसान के पर्सनालिटी को बनाता है। अब एक इंसान जो है किसी लड़की से प्यार किया, मोहब्बत किया बहुत अच्छे तरीके से, अभी वो जो है 1 साल 2 साल अच्छे तरीके से रहा, उसके बाद जो भयंकर तरीके से ब्रेकअप होता है और उसका पूरा जिंदगी जो तबाह हो जाता है, तो क्या अब वो इंसान जो है फिर से प्यार करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अगर प्यार में आओगे तो भाई लूट जाओगे, है ना। तो उसका पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि वो अब लड़कियों से दूर रहना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन वही इंसान जो कि प्यार किया, अच्छे से शादी किया और सब कुछ जो है अच्छे तरीके से चल गया, तो उसका पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से बनेगा कि अब को नहीं, प्यार ही सब कुछ होता है, या फिर प्यार से अच्छा कुछ नहीं होता। अगर एक इंसान शादी कर लेता है तो उसको लगता है कि सब कुछ अच्छा, सब कुछ सेट है। ओके, तो इस तरीके से जो है एक्सपीरियंस से जो है इंसान का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो यहां पे होता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज के बारे में बात करें, जब बच्चा इन्फेंटिव स्टेज में होता है तो यहां पे डेवलपिंग बेसिक ट्रस्ट, पॉजिटिव एंड आउटकम वर्सेस मिसट्रस्ट निगेटिव आउटकम। अगर जो है उसका बेसिक ट्रस्ट बनता है तुम पे, माता पिता पे, किसी आदमी पे, अगर उसका बेसिक ट्रस्ट जो है डेवलप होता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम आता है कि नहीं, वो उससे गले लगना चाहेगा, वो उसके गोद में जाना चाहेगा। लेकिन अगर तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो बच्चा डर रहा है, भाग रहा है, तो ये एक निगेटिव आउटकम का साइन है, और यहाँ पे इंसान को जो है निगेटिव आउटकम भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अगर हम लोग एप्लीकेशन का बात करें तो इसका एप्लीकेशन कहां होता है, तो यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ अनरिजॉल्व्ड स्टेजेस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। तो यहां पर जो है इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनरिजॉल्व स्टेज जो होते हैं, वैसे स्टेज जहां पे जो करना चाहिए और नहीं हो रहा है, वो किस तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो डेट्स ऑल आर द थिंग जो कि हम लोगों ने देखा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में इरिक इरिक्सन के द्वारा। इसका सिंपल सा फंडा था कि इंसान जो है अपने लाइफ में जिस तरीके के एक्सपीरियंस करता है, उसी हिसाब से इंसान का जो है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं जो कि थर्ड थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव प्रोसेस तुम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, क्या होता है? इंटेलिजेंस, लर्निंग, रिमेंबरिंग, दैट्स ऑल आर द थिंग। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंसान का कॉग्निटिव प्रोसेस का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उस थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। और यहां पर होता है जीन पाइगट, जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो कि साइकेट्रिस्ट थे, जीन पाइगट, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो इनका फोकस क्या था? इनका फोकस था डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन द चिल्ड्रन। एक बच्चे में जो है इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव फंक्शनिंग का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यह थ्योरी इस पे फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें की कंसेप्ट, अगर इसका की कंसेप्ट क्या है, तो यहां पे कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सोशल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, क्या कह रहा है यहां पे कि जो इंसान का डेवलपमेंट है, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो इन्फ्लुएंस होता है। क्या क्या चीज से इन्फ्लुएंस होता है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से। मतलब इंसान का बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या है, उसकी जेनेटिक्स क्या है, अदर फैक्टर जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर थे वो क्या है, उसका सोशल एक्सपीरियंस क्या है, और जो उसका इंटरेक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट, जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वहां ऐसे कौन कौन से स्टिमुलाई हैं जो कि उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। इन सभी फैक्टर से जो है एक इंसान का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ओके, इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है किस तरीके से होता है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर इक्विलिब्रियम बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल जो है वो स्ट्राइव्स होते हैं, इक्विलिब्रियम, वो हमेशा जो है एक इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, अपने आप में और अपने सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम बना के रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट रहना, ना ज्यादा इधर झुका रहना, ना इधर ज्यादा झुका रहना, एक स्टेट माध्यम में जो है इक्विलिब्रियम में रहना। तो इंडिविजुअल स्ट्राइव होते हैं इक्विलिब्रियम के लिए बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो यहां पे ये कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था कि जो इंसान का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से, सोशल एक्सपीरियंस से एंड इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट से। ओके, नेक्स्ट यहां पे जो आता है एप्लीकेशन, इस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो पहला एप्लीकेशन यहां पे देखने को मिलता है कि नर्सेस वर्किंग विद चिल्ड्रेन कैन टेलर कम्युनिकेशन एंड टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज। तो नर्सेस जो है वर्क करते हैं चिल्ड्रेन के साथ, कैन टेलर कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को सही तरीके से रखने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को सही तरीके से बताने के लिए, एंड टीचिंग मेथड मतलब क्या होता है, उसको टीचिंग मेथड को इंप्रूवमेंट करने के लिए अपने आप में, बेस्ड ऑन द चाइल्ड कॉग्निटिव स्टेज, मतलब जो बच्चे का
कॉग्निटिव स्टेज जो है किस तरीके का है, किस तरीके से उसका लर्निंग प्रोसेस है, किस तरीके से वो चीजों को रिमेंबर करता है, किस तरीके से उसका थिंकिंग है, थॉट्स है, उसके हिसाब से जो है हम लोग उसको टीच कर पाते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं जो कि फोर्थ थ्योरी है, जो कि लास्ट थ्योरी यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, वो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? आखिर इंसान में मोरल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इस थ्योरी को दिया था लोरेंस कोहलबर्ग ने। कौन दिया था? लोरेंस कोहलबर्ग ने। तो यहां पे इनका फोकस क्या था? इनका फोकस क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मोरल जजमेंट। इंसान में जो है वो मोरल जजमेंट जो है किस तरीके से बनता है, मतलब किस तरीके से पता चलेगा कि राइट क्या है और रोंग क्या है ना? ये पता होना चाहिए इंसान में कि राइट क्या है, रोंग क्या है, तभी तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, तभी तो इंसान का मोरल बनेगा, मोरल इथिक्स बनेगा, तभी तो हम लोग सही तरीके से डिसीजन लेंगे, है ना? तो यहां पे पहला स्टेज होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। कौन सा स्टेज होता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 साल में होता है। ओके, सेकेंड जो लेवल होता है वो है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 साल में देखने को मिलता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज और नेक्स्ट होता है कन्वेंशनल स्टेज। तो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है? ईगोसेंट्रिक जजमेंट। ईगोसेंट्रिक जजमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन। मैं कैसा फील कर रहा हूं, मेरे साथ ये अच्छा है या फिर नहीं है, उसी के हिसाब से जो जजमेंट लेना, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक जजमेंट। अपने आप को बीच में रख करके जो है जजमेंट लेना। नेक्स्ट होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। मतलब क्या है? अवॉइड पनिशमेंट। अगर जो है किसी इंसान के पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हो, उस इंसान के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, तो यहां पे तुम जो काम कर रहे हो उसके आउटकम पे डिपेंड करता है कि ये काम करने के बाद मेरे को पनिशमेंट मिलेगा क्या, या फिर ये काम करने के बाद जो है हमें ओबीडियंस कहा जाएगा कि नहीं गुड वर्क, या फिर जो है तुमको मार लग गई। तो एक काम किए, तुमने चोरी किया, चोरी करने के बाद जो है तुम्हारे माता पिता जो है तुमको अच्छा से कुटाई कर दिए, तो तुमको लगा नहीं भाई ये काम अच्छा नहीं है, तो इस हिसाब से जो है क्या करता है, नेक्स्ट बार से वो चोरी नहीं करता है। लेकिन अगर तुमने चोरी किया और माता पिता ने बोला गुड वर्क, तो तुम नेक्स्ट बार से चोरी करोगे। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, तो वैसे काम जिससे पनिशमेंट मिले वो करना नहीं चाहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन, जिसका मतलब मोटिवेटेड बाय रिवार्ड। अगर तुम कोई काम कर रहे हो और उस काम करने के बाद तुमको रिवार्ड मिल रहा है, जैसे तुम्हारे माता पिता ने बोला कि तुम एग्जाम में इस बार टॉप करोगे तो तुमको जो है एक साइकिल देके दिया जाएगा, है ना? तो बच्चे जो है फुल मेहनत किए, फुल मेहनत करने के बाद जो उसको एक साइकिल मिला, है ना, तो उसको क्या मिला? रिवार्ड मिला। अब वो जो फिर से मेहनत करना चाहेगा, इस बार साइकिल मिला है, नेक्स्ट बार जो हो सकता है मेरे को गेमिंग लैपटॉप मिल जाए। तो इस तरीके से वो काम करता है और इस तरीके से इंसान का मोरल डेवलपमेंट भी बनता है कि क्या सही है। और वो जो तुम फेल करके तुमको अच्छा सा कुटाई हो गया, तुम अगला बार जो फेल नहीं करना चाहोगे। इस तरीके से मोरल डेवलपमेंट बनता है, क्या सही है क्या गलत है, किसमें रिवार्ड मिल रहा है किसमें रिवार्ड नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि लेवल 2 होता है। यहां पे पहला था इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस। क्या है इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस? मतलब डिजायर फॉर अप्रूवल फ्रॉम द अदर्स। वो क्या करता है? जो इंसान होता है जो कि 10-13 साल से होता है, वो डिजायर रखता है कि मैं जो काम कर रहा हूं लोग उसका तारीफ करें। क्या करें? तारीफ करें। अगर तारीफ मिलता है तो खुशी मिलता है, नहीं भाई जो काम कर रहा हूं अच्छा है ये। नेक्स्ट क्या है? लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन मींस रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड अथॉरिटी। जो भी रूल्स है, जो भी अथॉरिटी है, उसको सही तरीके से रेस्पेक्ट करना, ये जो है लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहलाता है। तो इस तरीके से जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी होता है कि किस तरीके से इंसान का मोरल बनता है। अगर बच्चे में देखा जाए तो सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं, ओबीडियंस ओरिएंटेशन होते हैं, पनिशमेंट ओरिएंटेशन होते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स ओरिएंटेशन होते हैं जो कि मोटिवेट होते हैं रिवार्ड से। ठीक है, अगर हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं इस थ्योरी का, तो हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड मोरल रीजनिंग। ये जो है नर्सेस को अंडरस्टैंड करवाता है मोरल रीजनिंग के बारे में इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। चाहे वो एडोलेसेंट हो चाहे वो चिल्ड्रन हो, उसके मोरल रीजनिंग को वो सही तरीके से समझ पाता है। इस तरीके से वो नर्सेस को हेल्प कर पाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कंपैरिजन टेबल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, हम लोगों ने 4 थ्योरी देखा, 4 थ्योरी को बस थोड़ा सा जो है हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे थ्योरी। यहां पे 4 थ्योरी दिया गया है। पहला थ्योरी साइकोएनालिटिक थ्योरी,
सेकेंड साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, थर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फोर्थ मोरल डेवलपमेंट। ओके, इसको दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, इसको दिया था एरिक एरिक्सन ने, इसको दिया था जीन पाइगेट ने, इसको दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। फिर नेक्स्ट कह रहा है फोकस क्या था, इसका फोकस था अनकॉन्शियस मोटिवेशन। जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन होता है अपने आप हो जाता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये खुद ब खुद होता है। नेक्स्ट ये होता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्टेज, मतलब इंसान के एक्सपीरियंस से जो है उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग, किस तरीके से कॉग्निटिव फंक्शनिंग करता है, कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है मोरल जजमेंट, एक इंसान जो है मोरल जजमेंट कैसे सीखता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे की कंपोनेंट क्या है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है लाइफ क्राइसिस आउटकम, इंसान का जो है एक्सपीरियंस और उसके आने वाले आउटकम, उसके आने वाले रिजल्ट के हिसाब से जो है उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, कौन कौन से बायोलॉजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस कर रहे हैं उसी के हिसाब से होता है। ये क्या है, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, बच्चे में, और ये जो है होते हैं बड़े में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन इन नर्सिंग का। एप्लीकेशन इन नर्सिंग हर एक थ्योरी का जो है कौन कौन सा एप्लीकेशन है नर्सिंग में, जो कि हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग माल एडेप्टिव बिहेवियर एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ये थ्योरी जो है हमें सिखाता है किस तरीके से किसी इंसान के माल एडेप्टिव बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर ईड ज्यादा है, ईगो ज्यादा है या फिर सुपर ईगो ज्यादा है, और किस तरीके से उसका डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक इंसान अपने अंदर के एंजाइटी को, अपने अंदर के टेंशन को, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से वो मैनेज करता है और किस तरीके से उससे पार पा पाता है, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट होता है साइको सोशल डेवलपमेंट से जो है क्या एप्लीकेशन होता है नर्सिंग में, तो एक्सेसिंग इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, हम लोग जो है किसी के इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ को जो है एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बात करें तो ये टेलरिंग करता है कम्युनिकेशन में, सही तरीके से कम्युनिकेटिंग करने में हमें सिखाता है। एंड एजुकेशन इन चिल्ड्रन, किस तरीके से जो है बच्चे को एडुकेट करना है, उस हिसाब से उसके डेवलपमेंट फेज के हिसाब से जो है हम उसको जो है एडुकेट कर सकते हैं। अगर मोरल डेवलपमेंट का बात करें तो गाइडिंग मोरल रीजनिंग इंटरवेंशन इन चिल्ड्रन, हम लोग जो है बच्चे को जो है सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, किस लिए, मोरल रीजनिंग के लिए, हमें मोरली तरीके से उसको किस तरीके से अच्छा करना है और जो है बच्चे को किस तरीके से इंटरवेंशन देना है। तो ये सारे थ्योरी जो है इस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं नर्सिंग में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पर्सनालिटी को सही तरीके से देखा, पर्सनालिटी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि हमारे इंसान के जो है पर्सनालिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इसके कुछ चार थ्योरी को देखे थे, किस तरीके से ये चार थ्योरी होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं और इसका एप्लीकेशन होता है नर्सिंग में। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया वो तुमको नीचे कमेंट जरूर करना है, शेयर करना अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकेट्रिक कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, और जिसको समझ में आता है शायद उसको भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।